12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। हालांकि रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ बेसिक आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले 11th में जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा रिमाइंड करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे सेट, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड देन रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज ए collection of, set is a collection of well defined objects। जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड होती है, जो मैन टू मैन वेरी नहीं करती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट एक प्रॉपरली डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वोवल, सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स का सेट है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है, इसको हम सेट कहेंगे। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट डेंजर एनिमल, तो मोस्ट डेंजर एनिमल जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजर एनिमल मैन टू मैन वेरी करता है। किसी के लिए कोई एनिमल डेंजर है, किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस है, तो इसलिए ये सबके लिए अलग अलग रहेगा। जैसे मैं कहूं कि भाई कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, तो बेस्ट क्रिकेटर कोई प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होता है, जिसमें एक जो है प्रॉपरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन हो। नाउ ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर is the pair of objects, ordered pair is the pair of objects taken in a specific order। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखता हूं, अगर ऑब्जेक्ट्स को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ले तो क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए में मेंबर है 1, 2, 3, सेट बी में मेंबर है 2, 5, 7। अब मान लीजिए मैंने ऐसे पेयर बनाया जिसका फर्स्ट मेंबर मैं सेट ए से उठा रहा हूं 1, और सेकंड जो मेंबर है वो मैं सेट बी से उठा रहा हूं 5, तो ये 1, 5 का पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। आप इसको 1, 5 का पेयर लिखेंगे, आप इसमें आप इसको 5, 1 नहीं लिख सकते हैं, 5, 1 नहीं लिख सकते हैं। जैसे सेट होता है, सेट में तो हम 1, 5 भी लिख सकते हैं या 5, 1 भी लिख सकते हैं, सेम थिंग, दीज आर बोथ आर टू सेम सेट। बट ऑर्डर्ड पेयर में ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, हर एक जो मेंबर होता है उसकी एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन होती है। अब इसमें जैसे फर्स्ट पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, सेकंड पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड कंपोनेंट हो गया। जैसे हम 9th 10th में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। अब इस एक्सिस पर हम पॉइंट देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर -1, -2 एंड सो ऑन इंफिनिटी। यहाँ पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी, -1, -2। तो दीज आर ऑल पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1, 1 यानी कि 1, 1 का पेयर है। ये पॉइंट है 1, 2, ये ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड ऑल पॉइंट्स आर द ऑर्डर्ड पेयर। इसमें हर पॉइंट की एक जो है कोऑर्डिनेट है, जिसका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, सेकंड y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इन डेली लाइफ हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ शूज इज ए
ऑर्डर पेयर, क्योंकि जो लेफ्ट पाँव में पहनना है वो लेफ्ट में पहनेंगे, जो राइट पाँव में पहनना है वो राइट पाँव में पहनेंगे। पेयर ऑफ शूज जो है वो एक ऑर्डर पेयर का एग्जाम्पल हो सकता है। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? जैसे एक पेयर है ए बी का पेयर, एक पेयर है सी डी का पेयर। तो अगर इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है, इसका सेकंड कंपोनेंट बी इसके सेकंड कंपोनेंट डी के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दो पेयर क्या है, वो इक्वल पेयर्स हैं, सेम पेयर्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट। ये सब हमने 11th में बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ। नाउ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी दो सेट है। देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए सेट। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होगा, डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड होगा? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जो है वो कैसे डिफाइन होगा? इसमें हम सेट ए के मेंबर का सेट बी के मेंबर्स के साथ पेयर बनाएंगे, यानी कि इस सेट में जितने भी मेंबर होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड कंपोनेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। इस तरह के जितने भी पेयर्स अगर इसमें बनते हैं उन सभी पेयर्स का सेट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सेट ए के मेंबर का सेट बी के मेंबर, जैसे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 5, तो मैं सेट ए के मेंबर का सेट बी के मेंबर्स के साथ पेयर बनाता हूं, यानी कि 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ एंड 3 का पेयर 5 के साथ। तो मैंने ए के मेंबर्स का बी के मेंबर्स के साथ पेयर बनाया, तो ये ए क्रॉस बी कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तो मैं सेट बी के मेंबर का सेट ए के मेंबर्स के साथ पेयर बनाऊंगा, जैसे 4 का पेयर 1 के साथ, 4 का पेयर 2 के साथ, 4 का पेयर 3 के साथ, 5 का पेयर 1 के साथ, 5 का पेयर 2 के साथ और 5 का पेयर 3। तो इस तरह से जो है हम सेट बी के मेंबर का सेट ए के मेंबर्स के साथ पेयर बनाएंगे, तो वो बी क्रॉस ए होगा। यहां पर हमें देखने वाली बात क्या है कि अगर सेट ए में मान लीजिए 3 मेंबर है एंड सेट बी में यहां पर कितने हैं? 2 मेंबर है, तो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कुल कितने मेंबर होंगे? 3 2 6 मेंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। या बी क्रॉस ए में कितने मेंबर होंगे? 2 3 6 मेंबर होंगे। कहने का मतलब है कि अगर सेट ए में n मेंबर है, सेट बी में m मेंबर है, तो a क्रॉस बी में या b क्रॉस a में टोटल कितने मेंबर होंगे? n इंटू m मेंबर। ठीक है, क्योंकि सेट ए के अंदर n मेंबर है। अब मान लीजिए इसका फर्स्ट मेंबर है, वो सेट बी के हर एक मेंबर्स के साथ पेयर बनाएगा, तो m पेयर्स बन जाएंगे। इसी तरह से इसका सेकंड मेंबर है, वो भी हर मेंबर्स के साथ पेयर बनाएगा, तो m पेयर्स बन जाएंगे। फिर इसका थर्ड मेंबर है, वो भी b के हर एक मेंबर्स के साथ पेयर बनाएगा, m पेयर्स बन जाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से इसका जो nth मेंबर है, वो भी इसके m के m मेंबर्स के साथ पेयर बनाएगा, m पेयर्स बन जाएंगे। तो m पेयर्स कितनी टाइम्स? n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स m पेयर, n इंटू m पेयर। तो अगर सेट ए में n, सेट बी में m मेंबर है, तो a क्रॉस बी में टोटल कितने मेंबर होंगे? n इंटू m मेंबर होंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिलेशन। तो रिलेशन मीनिंग अगर हम देखें रिलेशन का, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए रूल बाय विच 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। इट इज ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ये 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई स्पेसिफिक लिंक होता है जिससे ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि सेट ए मान लीजिए है राहुल
राम, राघव। सेट बी मान लीजिए है रेखा, रिद्धि, रेणु। अब मान लीजिए मैंने कोई भी एक लिंक से सेट ए के मेंबर को सेट बी के मेंबर से हम किस तरह से रिलेट करवा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई रिलेशन है, इज ब्रदर ऑफ। तो यहां पर ये जो इज ब्रदर ऑफ है, ये एक रिलेशन है जिससे सेट ए के मेंबर सेट बी के मेंबर से रिलेट करेंगे। अब मान लीजिए हो सकता है राहुल जो है वो रेखा का ब्रदर हो, तो मैं क्या लिखूंगा, राहुल इज ब्रदर ऑफ रेखा। तो इसको मैं कहूंगा कि जो राहुल है वो रेखा से रिलेटेड है। राहुल जो वो किससे रिलेट कर रहा है, रेखा से रिलेट कर रहा है। इसी तरह से हो सकता है राम जो है वो इज ब्रदर ऑफ रेणु। तो मैं कहूंगा कि जो राम है वो रेणु से रिलेट कर रहा है। तो इज ब्रदर ऑफ ये एक लिंक है, ये रूल है जिससे सेट ए के मेंबर सेट बी के मेंबर से रिलेट करते हैं। तो ये जनरल लाइफ में भी हम देख सकते हैं कि रिलेशन जो है वो इस तरह से रिलेट किया जा रहा है। तो इसी तरह से मैथमेटिकली भी क्या हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम देखना चाहेंगे कि क्या हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट ए में है 1 2 3 और सेट बी मान लीजिए मेरे पास है 4 5 6। अब अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करता हूं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 3 6। ये तो ए क्रॉस बी आ गया। अब यहां पर मैंने कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की। अब मान लीजिए मैं कोई भी रूल यहां पर लूं, कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूं, तो हो सकता है कि ये सारे पेयर ना आए, इनमें से कुछ पेयर आए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक रूल इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके अंदर, जैसे मैंने मान लिया कि ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन। जैसे मैंने ये कोई भी एक, अब जरूरी नहीं है कि यहां पर ए क्रॉस बी के सारे नंबर आएंगे, हाँ, लेकिन इनमें से कुछ आ जाएंगे। जैसे 1 4 1 प्लस 4 5 इवन होता है, ये इससे रिलेट नहीं करेगा। 1 4 से रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि 1 प्लस 4 इवन नहीं होता, और होता है। तो 1 प्लस 5 6 इवन होता है, तो 1 5 से रिलेट कर रहा है, 1 6 से रिलेट नहीं करेगा। 2 4 से रिलेट करेगा क्योंकि 2 प्लस 4 6 इवन होता है। 2 5 से रिलेट नहीं करेगा, 2 6 से रिलेट कर जाएगा क्योंकि 2 प्लस 6 8 होता है, इवन है। 3 प्लस 4 7 ओड होता है, नहीं आएगा। 3 5 से रिलेट कर जाएगा क्योंकि 3 प्लस 5 8 होता है, 3 6 से रिलेट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे मैंने कुछ कंडीशन इंट्रोड्यूस किया तो ए क्रॉस बी के सारे मेंबर आने की बजाय इसमें से कुछ मेंबर्स जो है यहां पर आ गए। तो ये जो है रिलेशन है, ये है क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन जो है कोई भी कंडीशन हो सकती है जिस कंडीशन से मैं सेट ए के मेंबर को सेट बी के मेंबर से रिलेट करवा रहा हूं। अब कंडीशन तो अलग अलग कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कंडीशन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करें, मेथड जनरलाइज कैसे करें। तो जनरलाइज करने के लिए हम देखेंगे कि चाहे मैं कोई भी कंडीशन इंट्रोड्यूस करूं, जो भी पेयर आएंगे वो ए क्रॉस बी से ही आएंगे। यानी कि रिलेशन के अंदर जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे के सारे ए क्रॉस बी से आएंगे क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सारे पेयर हैं। तो जब भी मैं कोई कंडीशन इंट्रोड्यूस करूंगा तो उससे जो भी पेयर बनेंगे वो ए क्रॉस बी से बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट बनेगा ये हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट रहेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट यदि हम बनाते हैं तो वो ए से बी में रिलेशन होता है। तो रिलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देख सकते हैं आप। लेट A and B are two
नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट है। एंड सेट आर इज सेट टू बी अ रिलेशन। आर को मैं एक रिलेशन कहूंगा फ्रॉम सेट ए टू बी इफ R is the सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यदि R A क्रॉस B का कोई सबसेट है तो R जो है वो A से B में कोई भी एक रिलेशन है। तो नाउ नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन। अगर सेट A में n मेंबर है एंड सेट B में m मेंबर है, देन A क्रॉस B में टोटल कितने मेंबर होंगे? n इंटू m। इज इट क्लियर? तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे A से B में क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी सेट A में n मेंबर हो तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं उसके? नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 रेज द पावर n। इसी तरह से यहां पर A क्रॉस B में n मेंबर है तो A क्रॉस B के सबसेट कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे? 2 रेज द पावर n इंटू m। और जितने भी सबसेट हैं वो सारे के सारे A से B में क्या कहलाएंगे? रिलेशन। तो हम यहां से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर कितने हो जाएंगे? 2 रेज द पावर n। ठीक है, तो अगर सेट A में n मेंबर है, सेट B में m मेंबर है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते हैं? 2 रेज द पावर n। जैसे मान लीजिए अगर सेट A में 3 मेंबर है, सेट B में 2 मेंबर है तो रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में कुल रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 रेज द पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 रेज द पावर 6। 2 रेज द पावर 6 जो है रिलेशन बन जाएंगे, यानी कि 64 रिलेशन जो है वो A से B में बनेंगे। ठीक है, अब जो है जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आपके पास है, ये जो सेट A है 1 2 3, सेट B है 4 5 7 और मैंने कोई भी R जो है यहां पर रिलेशन ले लिया 1 4 2 7 3 7। तो यहां सेट इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट है उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ आर। आर की जो डोमेन है वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 एंड सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। रेंज ऑफ आर, यहां पर आर की रेंज जो है वो क्या बन जाएगी? 2 and 7। तो ये रेंज ऑफ आर। और ये पूरा का पूरा जो सेट ए है, आर जो रिलेशन है वो सेट ए से बी में है, तो जो सेट बी है कंप्लीट ये तो क्या कहलाता है? कोडोमेन। लेकिन इसमें से जो सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट है, जो मेंबर सेट ए के किसी ना किसी मेंबर से रिलेट कर रहे होते हैं उनका जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट डोमेन कहलाता है, सेकंड कंपोनेंट का सेट रेंज कहलाता है। नाउ वी डिस्कस सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ द टाइप्स ऑफ रिलेशन में नल रिलेशन। व्हाट इज अ नल रिलेशन? A relation R is said to be a null relation from set A to B if no member of set A is related to any member of set B. R is a relation in set A to B. R is a relation in set A to B. R is said to be null relation if no member of set A is related to any member
ऑफ सेट बी। यदि सेट ए का कोई भी मेंबर सेट बी के किसी भी मेंबर से रिलेट ना करे तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, नल रिलेशन कहेंगे। यानी कि आर मस्ट बी 5, आर जो है वो 5 हो, आर में कोई भी मेंबर ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए है, इसमें मेंबर है 1 3 5, और सेट बी है, इसमें मेंबर मान लीजिए 2 4, और आर मैंने एक रिलेशन ले लिया सेट ए से सेट बी में, डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन। अब यहां आप देखिए कि जो रिलेशन आर है वो सेट ए से बी में है, और किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि ए बी से रिलेट कब करेगा, जब ए प्लस बी क्या हो, इवन हो। तो यहां मैं देख सकता हूं कि क्या 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 प्लस 2 3 ओड आएगा। 1 4 से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 प्लस 4 5 ओड आएगा। 3 प्लस 2 भी ओड आएगा, 3 प्लस 4 भी ओड आएगा, 5 प्लस 2 भी ओड आएगा, 5 प्लस 4 भी ओड आएगा। यानी सेट ए का कोई भी मेंबर सेट बी के किसी भी मेंबर से रिलेट नहीं कर रहा। नो मेंबर ऑफ ए, नो मेंबर ऑफ ए रिलेटेड टू एनी मेंबर ऑफ बी। तो यहां पर आर जो है वो सेट ए से बी में एक नल रिलेशन हो जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाएगा, जब आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर हो। यदि आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर आ रहा है तो वो ए से बी में एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर सेट ए का हर मेंबर सेट बी के हर एक मेंबर से रिलेट कर रहा हूं, इफ every member of set A related to every member of set B, अगर सेट ए का हर मेंबर सेट बी के हर एक मेंबर से रिलेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। उसी रिलेशन में हम देख सकते हैं, जैसे सेट ए था 1 3 5 और सेट बी था 2 4। अब मान लीजिए मैं यही रिलेशन ये देता कि भाई ए रिलेटेड टू बी इफ ए प्लस बी इज ओड। अगर मैं यहां ये रिलेशन लूं कि ए बी से कब रिलेट करेगा, जब ए प्लस बी क्या हो, ओड हो। तो यहां मैं देख सकता हूं कि 1 प्लस 2 3 ओड होता है, तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 4 से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि 1 प्लस 4 5 ओड होता है। फिर 3 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से भी रिलेट कर रहा है, 5 2 से भी रिलेट कर रहा है, 5 4 से भी। तो यहाँ पर सेट ए का हर मेंबर सेट बी के हर एक मेंबर से रिलेट कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के बराबर ही आ गया। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, जिसमें सेट ए का हर मेंबर सेट बी के हर एक मेंबर से रिलेट करता हो। इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। ये ए से ए में ही होगा, सेट ए से सेट ए में होगा। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ ए रिलेट only itself for all A belongs to set A। अगर सेट ए का हर मेंबर खुद ए से रिलेट करे तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। यानी कि सेट ए का हर मेंबर केवल खुद से रिलेट करना चाहिए, अपने आप से रिलेट करना चाहिए। जैसे अगर सेट ए है 1 2 3, तो जो आर जो रिलेशन होगा ए से ए में क्या 1 से ही रिलेट करे, 2 से ही रिलेट करे, 3 से, इसके अलावा और किसी से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन समझने से पहले, इनवर्स रिलेशन तभी एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करेगा जब कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर एक रिलेशन का इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं इनवर्स रिलेशन, मान लीजिए मैं कहूं लेट R is a relation from A to B such that A related to B। ठीक है, R कोई रिलेशन है सेट A से सेट B में, जिससे A जो है वो B से रिलेट कर रहा है। देन a relation, then its inverse relation, then its inverse relation, inverse relation denoted as R inverse is from set B to A। अगर रिलेशन सेट A से B में है तो इनवर्स रिलेशन जो है वो सेट B से A में होगा, सच दैट B रिलेटेड टू A। जैसे अगर रिलेशन में A B से रिलेट कर रहा है तो उसके इनवर्स रिलेशन में B जो होगा वो A से रिलेट करेगा। अगर रिलेशन सेट A से B में है तो इनवर्स रिलेशन B से A में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया A 1 2 3 4 और सेट B ले लिया मान लीजिए मैंने 4 8 12 16 और R जो है एक रिलेशन है is 1/4 of, is 1/4 of। ये मैंने A से B में एक रिलेशन लिया तो R कैसे डिफाइन होगा? 1 is 1/4 of 4, 2 is 1/4 of 8, 3 is 1/4 of 12 and 4 is 1/4 of 16। तो ये एक रिलेशन हो गया A से B में। तो जो इसका इनवर्स रिलेशन होगा R इनवर्स, वो सेट B से A में होगा एंड डिफाइंड एज is 4 times of, is 4 times of। अब आप यहां से देख लीजिए B से A में 4 टाइम्स ऑफ कैसे पढ़ेंगे? 4 is 4 times of 1, 8 is 4 times of 2, 12 is 4 times of 3 and 16 is 4 times of 4। तो यहां पर R जो है एक रिलेशन है तो R इनवर्स जो है वो इसका इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर रिलेशन कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है सेट A से B में तो उसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो सेट B से A में होगा। अगर रिलेशन से A B से रिलेट कर रहा है तो इनवर्स रिलेशन से सेट B जो है वो मेंबर B जो है वो A से रिलेट करेगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation, a relation R from set A to A। ये जो रिलेशन है वो सेट A से A में एक सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R from set A to A is said to be reflexive if A related to A, यानी कि A belongs to R for all A belongs to set A। यानी कि यहां पर ये बात समझने की है कि अगर सेट A में कोई भी मेंबर है तो वो खुद अपने आप से रिलेट करना चाहिए। एवरी मेंबर ऑफ सेट A is related to itself। हर मेंबर जो है वो खुद अपने आप से रिलेट करना चाहिए। अब आप कहोगे कि आइडेंटिटी रिलेशन में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या पढ़ा था कि हर मेंबर केवल अपने आप से रिलेट करेगा और किसी से नहीं रिलेट करेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर मेंबर अपने आप से रिलेट करना चाहिए, उसके अलावा औरों से भी रिलेट कर सकता है।
तो कहने का मतलब है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है तो कोई जरूरी नहीं कि हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट का हर मेंबर अपने आप से जरूर रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई आर जो है एक रिलेशन है इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड एज आर A related to B if A minus B is even. A minus B is even और A minus B is divisible by 2। तो यहां आप देखेंगे कि ये एक रिलेशन है जिसमें इंटीजर से इंटीजर में, जिसमें a b से कब रिलेट करेगा, जब a माइनस बी 2 से डिविजिबल हो। अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तब तो मैं कहूंगा कि a b से रिलेट कर रहा है, वरना a b से रिलेट नहीं कर रहा। तो अब यहां पर मैं देखूंगा कि क्या कोई मेंबर a, मैं कोई भी एक इंटीजर उठाऊं तो a में से यदि मैं a को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। a माइनस a क्या आएगा, हमेशा 0, विच इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर a में से a सब्ट्रैक्ट करने पर 2 से डिविजिबल आया, यानी कि a से रिलेट कर रहा है। तो a से रिलेट कर रहा है, तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि अगर मैं देखूं कि 1 जो है 1 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 2 से डिविजिबल है। 2 देखें तो 2 माइनस 2 0 जो है 2 से डिविजिबल है। 3 देखें तो 3 माइनस 3 0, 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हर इंटीजर अपने आप से रिलेट कर रहा है, क्योंकि खुद में से वो खुद सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। 0 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हर मेंबर अपने आप से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर सेट ए का कोई भी एक मेंबर ऐसा हो जो खुद अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं, L is the set of all lines in a plane। ठीक है, और R जो है वो एक रिलेशन है L से L में, डिफाइंड एज L1 L2 such that L1 is parallel to L2। तो यहां पर L1 और L2 क्या है, सेट L के अंदर बिलोंग करने वाली लाइन है। L क्या है, एक प्लेन में लाई करने वाली सभी लाइनों का सेट है, और जो R है वो एक रिलेशन लिया है L से L में। और ये रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है कि L1 L2 से कब रिलेट करेगा, यदि L1 L2 के पैरेलल हो। तो जब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो एक लाइन खुद अपने पैरेलल होती है। ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एक लाइन जो होती है वो खुद अपने पैरेलल होती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो खुद के पैरेलल होती है। तो एक लाइन जो है वो खुद अपने आप से जरूर रिलेट करेगी। भाई L1 अगर मान लीजिए कोई भी सेट मेंबर मैंने L से उठाया तो L1 जो है वो L1 के पैरेलल रहेगी, तो L1 जो है इससे रिलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। वही अगर मान लीजिए मैंने रिलेशन ये ले लिया होता L1 रिलेटेड टू L2 such that L1 is perpendicular to L2, तो यहां पर मैं समझ सकता हूं कि कोई भी लाइन खुद अपने परपेंडिकुलर नहीं होती है। ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद अपने परपेंडिकुलर नहीं होती, तो कोई भी लाइन खुद अपने आप से रिलेट नहीं करेगी। तो यहां ये जो रिलेशन है वो नॉट
रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जिसमें हर मेंबर खुद अपने आप से रिलेट करे, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक relation. A relation R from set A to A, from set A to A is called symmetric. एक रिलेशन R को मैं सिमेट्रिक रिलेशन कहूंगा कब? इफ A related to B, if A related to B, यदि A B से रिलेट कर रहा है, then B related to A। अगर कोई मेंबर A, सेट का कोई मेंबर A किसी दूसरे मेंबर B से रिलेट कर रहा है, तो B भी A से रिलेट करना चाहिए सेम रिलेशन से, तब मैं उस रिलेशन को क्या करूंगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहूंगा, अदरवाइज नहीं कहूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने सेट ले लिया A 1 2 3 4 5 और मैंने जो है यहां पर और ले लेते हैं 6 7 8 और R जो मैंने एक रिलेशन ले लिया है कि भाई X रिलेटेड टू Y, इफ X प्लस Y इज इक्वल टू 10, कि भाई X जो है वो Y से कब रिलेट करेगा? जब X प्लस Y क्या हो? 10 हो। अब यहां से देख सकते हैं क्या 1 जो है वो किसी से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। 2 जो है वो 8 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 2 प्लस 8 10 होता है, ठीक है। 3 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? 7 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 3 जो है वो 3 प्लस 7 8 होता है। 4 जो है वो 6 से रिलेट कर रहा है, ये 4 प्लस 6 10 होता है। 5 जो वो 5 से रिलेट कर रहा है, ये रिलेशन सेट A से A में है, तो 5 5 10 होता है। 6 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है और 7 3 से एंड 8 2 से रिलेट कर रहा है। तो यहां ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में मैं देख सकता हूं कि यदि 2 8 से रिलेट कर रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि 8 भी 2 से रिलेट कर रहा है, 3 7 से रिलेट कर रहा है तो 7 भी 3 से रिलेट कर रहा है, 4 6 से रिलेट कर रहा है तो 6 भी 4 से रिलेट कर रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि A B से रिलेट कर रहा है तो B भी A से रिलेट कर रहा है। यानी कि अगर X प्लस Y 10 आ रहा है, भाई X अगर Y से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब X प्लस Y 10 आ रहा है, तो X प्लस Y जब 10 है तो Y प्लस X भी क्या रहेगा? 10, और Y प्लस X 10 हो गया तो इसका मतलब Y किससे रिलेट कर गया? X से रिलेट कर गया। तो अगर X Y से रिलेट कर रहा है तो Y भी X से रिलेट कर रहा है, यानी कि जो है 2 8 से रिलेट कर रहा है तो 8 भी 2 से रिलेट कर रहा है, 3 7 से तो 7 3 से, 4 6 से तो 6 4 से। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, जिसमें A B से रिलेट कर रहा है तो B भी A से। अगर इस रिलेशन में एक सिंगल मेंबर भी ऐसा मिल जाता है जिसमें A तो B से रिलेट कर रहा है बट B A से रिलेट नहीं कर रहा, तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए सेट A है जिसमें मेंबर है 1 2 3 4 और R जो है वो रिलेशन है 1 2 2 1 3 4 4 4। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप ये क्लेम करें कि भाई 1 तो 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 भी 1 से रिलेट कर रहा है, तो आप कह दो कि ये सिमेट्रिक है। तो नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि हर ऐसा मेंबर जिसमें A B से रिलेट कर रहा है तो B भी A से रिलेट करे। तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, ये मेंबर ने दिखा करके इसको सिमेट्रिक कहूं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यहां पर देख सकता हूं कि 3 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है बट 4 जो है वो 3 से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन में मेरे को एक भी ऐसा मेंबर मिल गया जिसमें A तो B से रिलेट करे बट B A से रिलेट ना करे, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक नहीं करेंगे। ये यहां पर सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो ये आप ध्यान रखें कि फॉर ऑल A B, A अगर B से रिलेट करे तो B भी A से रिलेट करना चाहिए। तो
तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। नाउ द ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, transitive relation. A relation R from set A to B is said to be transitive if a relation R from set A to A, ये A से A में ही होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारे रिलेशन सेट ए से ए में ही होते हैं। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। यानी कि अगर सेट का कोई मेंबर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी किसी तीसरे मेंबर सी से रिलेट कर रहा है, तो ए भी सी से रिलेट करना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये सेट ले लिया 1 2 3 4 5 और मैंने रिलेशन ले लिया 4 तक के लिए, तो चलो मैंने रिलेशन ले लिया आर ए से ए में डिफाइन एज A B such that A minus B is divisible by 2. A minus B is divisible by 2. तो यहां से मैं देख सकता हूं कि A minus B 2 से डिविजिबल कब होगा, 1 1 से रिलेट करें, 1 2 से नहीं, 1 3 से रिलेट करें, 1 4 से नहीं, फिर 2 2 से रिलेट करें, 2 4 से रिलेट करें एंड 3 3 से रिलेट करें, 3 1 से रिलेट करें, 4 4 से रिलेट करें और 4 2 से रिलेट करें। यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी ऐसे। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि जो है 1 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, और 3 आगे किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। 1 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है एंड 3 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है। तो मैं देख सकता हूं कि 1 जो है वो 1 से भी रिलेट कर रहा है। तो अगर 1 3 से कर रहा है रिलेट, 3 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 भी 1 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं जैसे मान लीजिए 2 है वो 4 से रिलेट कर रहा है, 4 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, तो 2 भी 2 से रिलेट कर रहा है, 2 2 बीच में ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी आगे सी से रिलेट कर रहा है, तो ए बी सी से रिलेट करना चाहिए। हम इसको जनरलाइज भी देख सकते हैं। मैं मान के चलूंगा कि भाई लेट ए रिलेटेड टू बी, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, एंड बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अब देखिए मेरे को दिखाना है कि क्या ए सी से रिलेट करेगा। तो हम देखेंगे कि भाई ए बी से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब a माइनस बी 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा, 2m ले लिया। अच्छा, b जो है वो c से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स b माइनस सी भी 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा। इसको मैंने 2n ले लिया। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो यहां से देखिए कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। तो यहां पे b से b कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू में m प्लस n। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि a माइनस सी है वो भी 2 का कुछ ना कुछ इंटीजर मल्टीपल आया है, वेयर m एंड n आर इंटीजर। तो a माइनस सी जो है वो भी 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल आया है, तो 2 का मल्टीपल आया तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है तो इट मींस a जो है वो c से रिलेट कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में ये ध्यान रखना है कि ए बी से रिलेट करे और बी अगर सी से रिलेट करे तो फिर ए बी सी से रिलेट करना है चाहिए। हाँ, इसमें ये ध्यान रखें कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी आगे किसी और से रिलेट ही नहीं कर रहा,
इसी तरह से सी डी से रिलेट कर रहा है, डी आगे किसी और से रिलेट ही नहीं कर रहा, ई एफ से रिलेट कर रहा है, एफ आगे किसी और से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसकी ये फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर ये बी से रिलेट कर रहा है, बी आगे किसी और से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो ये फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, इट मींस वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए सेट है जिसमें मेंबर है 1 2 3 4, अब मान लीजिए मैं इसमें रिलेशन डिफाइन करूं 1 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 4, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन क्योंकि 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 आगे किसी और से रिलेट ही नहीं कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है, 4 आगे किसी और से रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आर इज ट्रांजिटिव, आर को जो है मैं ट्रांजिटिव रिलेशन कहूंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। यदि आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो कैसे करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो कैसे करना है, ट्रांजिटिव नहीं है तो कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।